यूपी के इटावा शहर के लालपुरा मोहल्ले में एक शख्स ने अपने पूरे परिवार को ख़त्म कर डाला। जो भी इस घटना को सुन रहा है, जो भी इस घटना के बारे में जान रहा है, उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक दिल झंझोर देने वाली ये सच्ची घटना जो अभी 11 नवंबर 2024 को घटी है, आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। और इस घटना को, इस पूरे हत्याकांड को आखिरी तक सुनिएगा, ताकि आप खुद ये फैसला कर पाएँ कि क्या ये हत्या है या सुसाइड का मामला है। जैसे कि मुकेश वर्मा जो इस पूरी घटनाक्रम के जो रचयिता हैं वो बोल रहे हैं। थोड़ी सी बैकग्राउंड से मैं ये कहानी शुरू करती हूँ, थोड़ी बैकग्राउंड में आपको लेके जाती हूँ। 2003 में एक पत्नी जो कैंसर की बीमारी से पीड़ित थी, जिसकी शादी को 2 साल हुए थे, जिसने एक बेटी को जन्म दिया था और उसके बाद उसे कैंसर हो गया। कैंसर से वो पीड़ित थी और वो दर्द से इतना ज़्यादा तड़प रही थी कि उसके पति से उसका दर्द देखा नहीं जा रहा था। उसने अपने पति से कहा कि किसी भी तरीके से मुझे इस दर्द से निजात दिलाइए। तो पति ने अपनी पत्नी को नींद की बहुत सारी गोलियां ला कर दी कि तुम आराम से सो जाओगी और तुम्हें दर्द नहीं होगा। और वो पत्नी आराम से सो जाती है। वो अगले दिन उठती ही नहीं है, वो मर चुकी होती है। ये इस इंसान के द्वारा किया गया पहला मर्डर था। मैं इसे मर्डर ही कहूँगी, क्योंकि किसी की भी दर्द से निजात दिलाने के नाम पर उसको मार देना, इसे मदद तो नहीं कहा जाएगा। खैर, आगे सुनिए। अब होता क्या है कि अभी कुछ दिन पहले करवा चौथ पे एक शख्स, मुकेश वर्मा, अपनी पत्नी रेखा वर्मा को कहता है कि मेरे 15 लाख रुपए मेरे रिश्तेदारों ने हड़प लिए हैं, प्रॉपर्टी का भी विवाद चल रहा है, मेरी दुकान का भी काम ठीक से नहीं चल रहा है। वो सुनार की दुकान का काम करता था, सर्राफा बाज़ार में काम करता था। उसने कहा कि मेरा काम भी ठीक से नहीं चल रहा है, मेरा दिल कर रहा है कि मैं सुसाइड कर लूँ। पत्नी कहती है कि ऐसा मत कीजिएगा, अगर आप नहीं रहे तो हम कहाँ जाएंगे, और अगर कभी ऐसा कुछ सोचें तो हमें साथ ही लेके जाइएगा। हो सकता है पत्नी ने ऐसा इसलिए कहा हो कि वो कुछ उस पल के लिए, कहा जाता है कि सुसाइड का थॉट जब किसी इंसान के दिमाग में आता है तो कुछ पल के लिए आता है, फिर चला जाता है। वो कुछ पल के लिए उसके दिमाग से उस थॉट को भगाना चाह रही हूँ। करवा चौथ का दिन था, ठीक से करवा चौथ मनाया जाता है, घर में सभी बच्चे होते हैं, और उसके बाद वो शख्स कहीं बाहर चला जाता है। कुछ दिनों के बाद वो शख्स फिर दोबारा, मुकेश वर्मा फिर दोबारा अपनी पत्नी से, अभी 11 नवंबर को फिर वो मुकेश वर्मा अपनी पत्नी को कहता है कि मुझसे नहीं जिया जा रहा, मेरे हालात बहुत ख़राब हैं और मुझे मरना है। तो पत्नी कहती है कि अगर मरना ही है तो हमें साथ लेकर जाइए, क्योंकि बच्चे बड़े नहीं हैं, बच्चे अभी छोटे हैं, अपने पैरों पर नहीं खड़े हैं, ना ही मैं कुछ करती हूँ, मैं एक हाउसवाइफ हूँ, और मेरे ससुराल और मायके दोनों पक्ष में मुझे ऐसा कोई आधार नज़र नहीं आता कि आपके पीछे से हमें कोई संभाल सके, तो आप हमें भी साथ लेकर जाइए। और इसके बाद मुकेश वर्मा और उनकी पत्नी रेखा वर्मा मिलकर प्लान बनाते हैं मास सुसाइड का, यानी सभी मिलकर आत्महत्या कर लेंगे बच्चों के समेत। उसके बाद मुकेश वर्मा नींद की गोलियां लेकर आता है। वो 5 नींद की गोलियां अपनी पत्नी रेखा को देता है और बाकी नींद की गोलियां अपने बच्चों, बड़ी बेटी भव्या, छोटी बेटी काव्या और बेटे अभीष्ट को देता है। बच्चे जब पूछते हैं कि पापा ये गोलियां क्या हैं, हमें क्यों दे रहे हैं, तो वो कहता है कि बेटा हमें सफ़र पे जाना है, और उसके लिए, ताकि आपका सफ़र आसान हो जाए, आप लोग ये टैबलेट ले लीजिए, ये गोलियां ले लीजिए, ताकि आपको कोई किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो। बच्चे माँ बाप का कहा मान लेते हैं और गोलियां ले लेते हैं। गोलियां खाकर बच्चों को, बड़ी बेटी भव्या को थोड़ा अजीब सा महसूस होता है और वो ऊपर जाके अपने कमरे में लेट जाती है। अब पत्नी रेखा को बच्चों की हालत देखकर बहुत अजीब लगता है, माँ है, उसका मन दुखता है। जब बेटे के मुंह से झाग निकल रही होती है तो वो कहती है कि मुझसे बच्चों की यह हालत देखी नहीं जा रही, आप पहले मुझे मार दीजिए, उसके बाद आप बच्चों को जो भी करना है कीजिए, मुझसे बच्चों की हालत नहीं देखी जा रही। तो पत्नी रेखा बेड पर कुर्सी रख के और गले में फंदा लगाकर सुसाइड करने की कोशिश करती है, लेकिन कुर्सी से वो बार बार गिर जाती है। उसने नींद की गोलियां खाई होती हैं, नशे की सी हालत में होती है और वो सुसाइड नहीं कर पाती। वो अपने पति को कहती है कि मुझे आराम से लिटा दीजिए, उसके बाद जो आपको करना है कीजिए, मुझसे ये सब नहीं संभल रहा।
कुर्सी को एक साइड रख के मुकेश वर्मा अपनी पत्नी रेखा वर्मा को बेड पर लेटा देता है और रस्सी से उसका गला घोट देता है। और वो जब तक अपनी पत्नी का गला घोटता रहता है जब तक वो पत्नी मर नहीं जाती। उसके बाद वो अपनी बेटी काव्या अपने बेटे अभीष्ट के पास जाता है और उन दोनों का ही इसी बेरहमी से, मैं बेरहमी शब्द इसलिए बोलूँगी कि भले ही उनका मकसद कुछ भी हो, लेकिन बच्चों की हत्या, अपने ही बच्चों को मारना, आप जिनको पैदा किया आप उन्हीं का संहार कर रहे हो, आप भाग्य विधाता नहीं हो। तो उसने दोनों बच्चों का बेरहमी से मार दिया, उन दोनों बच्चों को। उसके बाद वो बड़ी बेटी भव्या के पास जाता है। भव्या जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के DU में बड़ी बेटी भव्या जो कि DU में रानी लक्ष्मीबाई कॉलेज में BCom की फर्स्ट ईयर की छात्रा थी। उसको उसी दिन अपने कॉलेज के लिए भी निकलना था, जबकि उसके पिता ने उसे ये कह के रोक दिया था कि बेटा आप कल चले जाना। वो अगले दिन यूनिवर्सिटी के अपने जाकर पढ़ने के सुनहरे सपने देखती हुई, जो कि सो गई थी, उसके पास जाकर उसका भी उसके पिता ने गला घोंट दिया। जब भव्या ने पूछा कि पापा ये आप क्यों कर रहे हो, आप मुझे क्यों मार रहे हो, तो उसने अपनी बेटी को कहा कि क्योंकि बेटा मैं भी खुद आत्महत्या करने जा रहा हूँ, तुम्हारी माँ और मैं मिलकर सब मर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, और हमारे पीछे तुम लोगों को कोई परेशानी ना हो, इसलिए मैं तुम लोगों को भी अपने से पहले ख़त्म कर रहा हूँ। ये सारी कहानी स्वयं मुकेश वर्मा ने न्यूज़ चैनल्स को दिए गए इंटरव्यू में बताई है। और इस प्रकार उसने अपने पूरे परिवार को मार दिया और उसके बाद वो कई देर तक बाथरूम में खुद को लॉक करके बैठा रहा। फिर वो उठता है, अपने सारे परिवार के फ़ोटो खींचता है, मरे हुए अपनी पत्नी और बच्चों के फ़ोटो खींचता है, उनको स्टेटस पर लगाता है कि ये सब ख़त्म हो गए और अब मैं भी आत्महत्या करने जा रहा हूँ। उसके बाद वो पुलिस को कॉल करता है, पुलिस को बताता है कि मेरे पूरे परिवार ने आत्महत्या कर ली है और मैं भी अब आत्महत्या करने रेलवे ट्रैक पर जा रहा हूँ। ये कह के अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर देता है। उस स्टेटस को सबसे पहले मुकेश वर्मा का भाई देखता है। भाई की देखते ही पैरों तले की ज़मीन निकल जाती है। वो तुरंत घर भागता है, पड़ोसियों को लेकर उसके घर में अंदर दाखिल होकर घर का मंजर देखकर उसकी रूह कांप जाती है। वो भी पुलिस को फ़ोन करता है और कहता है कि जल्द से जल्द आकर आप इस पर कार्रवाई कीजिए और मेरा भाई जो शायद स्वयं सुसाइड करने के लिए गया है उसे भी जाकर आप संभालिए। पुलिस जाती है, पता करती है, लोकेशन निकालती है कि कहाँ पर है, तो लोकेशन रेलवे ट्रैक की मिलती है। वहाँ से CRPF की टीम जो है वो मुकेश वर्मा को गिरफ्तार कर लेती है और मुकेश वर्मा को थोड़ी बहुत खरोंचें आई होती हैं। मुकेश वर्मा बताता है कि मेरे ऊपर से गाड़ी के ट्रेन के कई डब्बे निकल गए, पूरी एक ट्रेन निकल गई, लेकिन इसे चमत्कार ही कहिए कि मैं मरा नहीं। ये स्वयं मुकेश वर्मा इंटरव्यू देते हुए कहता है। अब यहाँ पे अगर आप उसके इंटरव्यू को देखेंगे, मैं इसे बार बार हत्या और मर्डर, सुसाइड ना कह के, आत्महत्या ना कह के हत्या और मर्डर इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अगर आप मुकेश वर्मा का इंटरव्यू देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि कहीं भी मुकेश वर्मा के चेहरे पर किसी तरह की कोई शिकन, कोई परेशानी, कोई दर्द, तकलीफ़ नज़र नहीं आ रही है। यहाँ तक कि कोई पछतावा भी नज़र नहीं आ रहा है कि उसने स्वयं अपने बच्चों को मार डाला। और जब न्यूज़ चैनल वाले लोग, मीडिया वाले लोग जब पूछते हैं मुकेश वर्मा से कि क्या आपको कोई पछतावा है कि आप ने पूरे परिवार को मार दिया, तो वो कहता है कि नहीं, क्योंकि मैं तो खुद भी मरने वाला था, लेकिन ये चमत्कार है कि पूरी ट्रेन मेरे ऊपर से गुजर गई और मुझे कुछ नहीं हुआ, तो मुझे कोई पछतावा नहीं है। अब हकीकत और क्या निकल के आएगी इस केस में और क्या सुराग मिलने वाले हैं, ये तो आगे की तहकीकात बताएगी। हाँ, लेकिन एक और बात, जहाँ से मैंने शुरू किया था, एक पत्नी जिसे कैंसर था, जो कैंसर के दर्द से पीड़ित थी, वो पत्नी मुकेश वर्मा की पहली पत्नी थी। वो मुकेश वर्मा के द्वारा की गई पहली हत्या थी जो 2003 में उसने की थी अपनी पहली पत्नी की। उसके बाद उसकी दूसरी शादी 2006 में रेखा वर्मा के साथ होती है और वो रेखा वर्मा सहित अपने तीनों बच्चों भाव्या, काव्या और अभीष्ट को भी मार देता है, लेकिन स्वयं को चमत्कारिक रूप से जिंदा बताता है। अब मुकेश वर्मा ने किसी साजिश के तहत ये हत्याकांड को अंजाम दिया है या वाकई वो इतना परेशान था कि उसने आत्महत्या करने की और पूरे परिवार को ख़त्म करने की सोची।
उसने पुलिस के नाम एक आत्महत्या का नोट भी लिखा था, जिसमें उसने लिखा था कि वो कुछ रिश्तेदारों के नाम भी लिखे हैं कि इन रिश्तेदारों ने मेरे पैसे नहीं लौटाए और मुझे परेशान करते हैं, और प्रॉपर्टी का कुछ विवाद है जिसकी वजह से मैं परेशान हूँ। खैर, मेरा ये आपको कहानी सुनाने का मकसद किसी तरह की कोई तकलीफ़ देना नहीं है, किसी तरह का कोई डर पैदा करना नहीं है, किसी इंसान के प्रति कोई रंजिश नहीं है। यहाँ पे मेरा मकसद सिर्फ़ इतना है कि आप लोगों तक मैं ये एक मैसेज पहुँचा सकूँ कि किसी भी हालात में, किसी भी परेशानी में, किसी भी दर्द में, तकलीफ़ में और किसी भी वजह से अपने अंदर के इंसान को नहीं मरने देना चाहिए, हौसला नहीं हारना चाहिए। ज़िंदगी जीने का जो एक मादा है, ज़िंदगी जीने की जो एक मजबूती है, एक इरादा है, एक मजबूत इरादा है, वो कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए और अपने अंदर के इंसान को ज़रूर ज़िंदा रखना चाहिए।